नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम स्टार्टअप की दुनिया के दिग्गजों को शामिल करते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बारीकियों को समझते हैं और इसके साथ ही आपके सामने इस पूरी दुनिया को डिकोड करके ले आते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि आपको इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से दें और आपको अच्छे से इंस्पायर करें। और आज की चर्चा में हम एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर को अपनी चर्चा में शुरुआती हिस्से में शामिल कर रहे हैं, जिन्हें कोई परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आज जो हमारी चर्चा है वो एक खास मकसद से है। मकसद ये कि एक ब्रांड को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि अब वहां से अब दूसरे ब्रांड को वो आगे लेकर जा रही हैं। मैं बिना किसी देरी के परिचय करा दूं, हमारे साथ आज जुड़ रही हैं प्रियंका गिल, जो कि फिलहाल जानी जाएंगी फाउंडर और सीईओ कोलक्स की। लेकिन इनकी एक पहचान ये भी रही है कि गुड ग्लैम जैसे ब्रांड को इन्होंने कितने ऊंचाई तक पहुंचाया। कैलोरी कैपिटल के साथ ये बड़े लंबे अरसे तक जुड़ी रहीं और उनसे उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को हम जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और एक आसान काम नहीं होता है कि एक किसी ब्रांड को बहुत बड़ा बनाकर और फिर अब जीरो से स्टार्ट करना, कुछ और नया करना। तो हमें बताइए अपने इस नए सफर के बारे में। ज़रूर। जब आप एक कंपनी लॉन्च करते हैं, उसको आप किसी पड़ाव तक लेके जाते हैं, जैसे आप बोल रहे थे, और उसके बाद में फिर आप सोचते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्या करें? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और एक एंटरप्रेन्योर के पास एट दैट पॉइंट बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट? एंड आपके पास वो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि व्हाट एम आई रियली पैशनेट अबाउट? मेरे को किस चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक लगाव है? और मेरे लिए वो था फैशन, और फैशन में स्पेसिफिकली ज्वेलरी। जब आप ज्वेलरी सेक्टर में देखें तो आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अ, आज की डेट में इंडिया में गोल्ड बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट? आपको भी पता है वो। लेकिन उन गोल्ड बायर्स में से सिर्फ 6% 6% लोग डायमंड्स ओन करते हैं। और उसका एक बहुत सिंपल रीज़न है, डायमंड्स बहुत महँगे होते हैं, वो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज्वेलरी के वर्ल्ड में, डायमंड्स के वर्ल्ड में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको लैब ग्रोन डायमंड्स कहते हैं। जिससे डायमंड्स जो हैं वो बिल्कुल लैब ग्रोन डायमंड, ये मैंने पहना हुआ है, ये विजुअली, मॉलिक्यूलरली बिल्कुल आइडेंटिकल है नेचुरल डायमंड से, राइट? फ़र्क सिर्फ इतना है, जो माइन डायमंड है वो ज़मीन में उगता है। ये जो है टेक्नोलॉजी करके हम एक लेबोरेटरी में, एक फैक्ट्री में बना सकते हैं। लेकिन इसका अगर आप पास से भी देखें या दूर से भी देखें, आपको एग्ज़ैक्टली सेम लगता है। बट इसका जो कॉस्ट है, वो एक माइन डायमंड से बहुत कम है। लेकिन सिर्फ़ कॉस्ट पे बात नहीं आती है, व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन दूसरी चीज़ है कि इस डायमंड को बनाने के लिए हमने नेचर को हर्ट नहीं किया है, हमने एनवायरनमेंट को बिल्कुल हर्ट नहीं किया है, एज़ कम्पेयर टू जो माइन डायमंड में होता है। उसमें बहुत खुदाई होती है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। सेकंड, माइन डायमंड्स के साथ में एक ह्यूमन कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है। देयर इज़ अ ह्यूमन कॉस्ट टू एक्चुअली माइनिंग द डायमंड, और उस सब के बारे में हम सब देख चुके हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देख चुके हैं। एक लैब ग्रोन डायमंड के साथ में वो नहीं है। सो इसको जैसे हम बोलते हैं, इट्स गुड फॉर पीपल, इट्स गुड फॉर प्लैनेट, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल चॉइस दैट यू कैन मेक। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, ये आम जनता को एक चांस देता है कि वो भी हीरा अपनी ज़िंदगी में लाएँ। एंड आई थिंक फॉर वुमेन एंड फॉर मेन ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग अपॉर्च्युनिटी है। फॉर एन एंटरप्रेन्योर, एज़ जैसे मैंने बोला कि बहुत कम ऐसे होता है कि मास स्केल में कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके सामने। और ज्वेलरी की दुनिया में, हीरो की दुनिया में ये हो चुका है, ये हो रहा है। और जो मैं ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, उसका नाम है कोलक्स, कॉन्शियस लग्ज़री से वो आता है। एंड उससे हम चाहते हैं कि हम इंडिया का फर्स्ट पैन इंडिया लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड बने। हम इतने सुंदर प्रोडक्ट को पूरे देश में, फिर फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, ग्लोबल लेके जाएँ। एंड मैं आशा करूँगी कि आपके जो सारे व्यूअर्स हैं, जो सारे हमारे कंज्यूमर्स हैं, इस प्रोडक्ट को बहुत पसंद करेंगे, और कोलक्स एक काफ़ी बड़ा ब्रांड बन जाएगा बहुत जल्दी। जी बिल्कुल। प्रियंका, वैसे तो बहुत अर्ली है आपसे पूछना आपके तमाम बिजनेस के पहलुओं के बारे में, लेकिन चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना नंबर्स के बात बनेगी नहीं। तो हमें ज़रा बताइए कि क्या तैयारी है, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इसको कैसे ले जा रही हैं आप? ज़रूर। सो देखिए, सेकंड टाइम एंटरप्रेन्योर का थोड़ा-सा प्रिविलेज भी होता है। सो अब तक मैंने एक फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड रेज़ किया है, जिसका अमाउंट मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ। तो बट वो राउंड इनफ है, बिकॉज़ बहुत सारा वीसी इंटरेस्ट भी है हमारे पास, जिनको हम अभी अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं।
और बहुत जल्द ही हम आपके सामने आएँगे एक वीसी का इन्वेस्टमेंट राउंड अनाउंस करके, उसमें हम नंबर बताएँगे हमने कितना रेज़ किया। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली हमारी टीम में, इन्वेस्टर कम्युनिटी में टू सी कि क्या क्या बन सकता है। सो अभी हम लिटरली हम बिल्ड फेज़ पे हैं, हम लॉन्च फेज़ पे पहुँचने वाले हैं और जैसे हम पहुँचेंगे हम आपको नंबर बताएँगे कितना बड़ा होएगा। दूसरा आपने पूछा कि कितना बड़ा हो सकता है। आई थिंक इस इंडस्ट्री में लिटरली द स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप वेडिंग का मार्केट देख लें, उसका कम से कम 30% जो सारा एक्सपेंडिचर है, वो सारा ज्वेलरी की तरफ जाता है एंड आई थिंक उसको हम बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। होप है कि हम मई तक अपना डिजिटल स्टोर फ्रंट लॉन्च करेंगे, हम ऑनलाइन बेचना शुरू करेंगे। जून जुलाई तक हम अपना फर्स्ट दिल्ली में फ्लैगशिप स्टोर ओपन करेंगे। और उसके साथ में जैसे ही दिवाली आती है, जैसे ही धनतेरस आती है, जैसे शादियाँ आएँगी, Polaks the brand will be ready ताकि we become that ultimate first choice for consumers when they're looking for the jewelry needs. प्रियंका, मेरा अगला सवाल आपके बिजनेस और आपके इस प्रोडक्ट के हाइलाइट्स के बारे में है। जरा बताएं, क्योंकि कंपटीशन इस क्षेत्र में बहुत है, तो ऐसे में अपने आप को अलग रख पाना भी एक चुनौती है। तो हमें बताइए कि क्या-क्या ऑफरिंग है। ज़रूर, देखिए ज्वेलरी प्रोडक्ट्स जनरली बहुत अवेलेबल हैं, डायमंड प्रोडक्ट्स भी बहुत अवेलेबल हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी काफ़ी अवेलेबल हैं और वो सब ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिटेयर रेंज में काम करते हैं। मतलब कि जो ये सिंगल स्टोन्स होते हैं, इनको अलग-अलग अलग तरीके से रिंग में, इयररिंग्स में, पेंडेंट में लोग उनको पहनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक जो एक चीज़ मिसिंग है पूरे काइंड ऑफ मार्केट में भी वो है ब्रांड और ब्रांड लेड डिज़ाइन। तो हम कलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे ज़ोडिएक हो गया, ये जो रिलीजियस काइंड ऑफ आइकॉनोग्राफी है वो हो गया, या मैनिफेस्टेशन, जॉय, ये सब जो सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना है, वो सब हमें पहनना बड़ा अच्छा लगता है अपनी रिस्ट पे। तो हम कस्टमाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, पर्सनलाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मानो मैंने एक ही स्टोन ले लिया, क्या मैं इसको अपने पेंडेंट में भी पहन सकती हूँ? क्या मैं किसी अच्छे मैकेनिज़्म के साथ इसको एक अपने कान में भी पहन सकती हूँ? ये सारे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सो कोलैक्स के साथ हम इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, पर्सनलाइज़ेशन, कस्टमाइज़ेशन और बहुत ज़्यादा सुंदर और वैरायटी डिज़ाइन्स की, जो आज कंज्यूमर को रिलेट करता है। और दूसरा है स्टैकिंग, राइट? आजकल जो जैसे लड़कियां हैं वो ज़्यादातर एक ब्रेसलेट पहनना नहीं पसंद करती हैं, उनको शौक है कि 2 3 4 ब्रेसलेट्स हम इकट्ठे पहने। सो आई थिंक ये सब चीज़ें हम स्टाइलिंग और स्टैकिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आज के कंज्यूमर को वो सब कुछ मिल जाए जो उसको खुश करता है, उसकी सारी ज्वेलरी नीड्स आके कोलैक्स पे पूरी हो जाए। प्रियंका, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक बहुत अहम बात कही एक बड़े मंच से। उन्होंने कहा कि जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, वो ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंप्रेशन जो है वो उनका नजर आ रहा है। बताइए कि ये सब मुमकिन कैसे हो रहा है। आप तो बहुत से लोगों से मिलती होंगी। देखिए ना, वुमेन की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, राइट? मानिए जैसे जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगी, मेरे को पता है घर में क्या खाना बन रहा है, राइट? मेरी बेटी क्या खा रही है, कौन कहाँ पे है। तो हम अपना पूरा ध्यान घर पे भी रखते हैं, बिजनेस पे भी रखते हैं। जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं, आई कैन प्रॉमिस यू, उनके पास ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बट इट डज नॉट मीन कि इसके चक्कर में हम कुछ कम करते हैं। आई थिंक जो मैं अपना आपको अपना मैं पर्सनल मैं एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। एक मेरा बहुत सिंपल मंत्र है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? इफ शी कैन डू इट सो कैन आई। तो आई थिंक हमारे सामने, मेरे सामने काफ़ी अच्छे-अच्छे रोल मॉडल्स आए हैं, जिनको देख के मुझे प्रेरणा मिली है कि अगर वो बना सकते हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। आप फाल्गुनी नायर को देख लीजिए, उन्होंने नायका 50 साल की उम्र में शुरू किया था। 10 उसके 10 सालों में शी टूक द कंपनी पब्लिक और बहुत सक्सेसफुल उन्होंने पब्लिक लेके गए थे कंपनी को। तो जब आप ऐसे रोल मॉडल्स को अपने सामने देखते हैं, तो आपको लगता है यार मैं भी कर दूँगी, राइट? एंड आई थिंक एग्ज़ैक्टली जो आप रेफ़र कर रहे थे कि women are kind of women led startups from India, वो बाहर जाके बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो बाहर जाने का जज्बा रखते हैं। जैसे कोलैक्स मैं चाहती हूँ हम भारत में हमारा जन्म हुआ है, वी आर एन इंडिया ब्रांड, लेकिन हम ऐसा बने ताकि हम एक ग्लोबल ब्रांड भी बन जाएं। तो वो हम इंस्पिरेशन अपने साथ लेकर चलते हैं। वी कैन ओनली डू दैट बिकॉज वी हैव इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स अहेड ऑफ अस। वी हैव अ गवर्नमेंट दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी सपोर्टिव। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सहायता कर रही है स्टार्टअप्स के लिए जनरली। और अगर आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, जो लैबग्रोन डायमंड्स हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। आई थिंक इससे पहले वाले बजट में उन्होंने लैबग्रोन का जो सीड है उसकी ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी थी।
एक 350 करोड़ का ग्रांट आईआईटी मद्रास को दिया गया था ताकि वो और रिसर्च करे लैब ग्रोन डायमंड्स में। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लैब ग्रोन डायमंड्स का। जब फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे तो उनकी बीवी जिल बाइडेन को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक 10 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट किया था, राइट? जस्ट टू टेल यू दैट द गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड कि ये एज एन इंडस्ट्री बढ़े, और आई एम श्योर वो वेट कर रहे हैं कि हमारे जैसे ब्रांड्स बनेंगे, बड़े होंगे और वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करेंगे। प्रियंका, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे देख रही हैं? हालांकि बहुत बड़ा मुकाम आप बना चुकी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ चीजें आप चाहती होंगी कि उसमें सुधार हो। देखिए, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगी। जनरली आई थिंक विमेन में, विमेन लेड स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप्स फॉर विमेन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट जाती है। अभी मैं कलारी में हाल ही थी, मेरी लास्ट जॉब एज वेंचर पार्टनर कलारी कैपिटल के साथ थी। वहाँ पे हमने CXXO को शुरू किया था, जो सिर्फ वुमेन लेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और उसको शुरू करने का एक बहुत सिंपल रीजन था, बिकॉज नॉट इनफ इन्वेस्टमेंट गोज इन टुवर्ड्स वुमेन लेड स्टार्टअप्स। तो आई थिंक एज एन इकोसिस्टम, वैसे ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। सो आई थिंक एज एन इकोसिस्टम, अगर मैं पर्सनली कुछ बोलूंगी कि क्या चेंज हो जाए, I think we need to back more women. We need to back more women-led startups because आधी population हमारी फीमेल है, right? And women know what women want. Women जानती हैं कि बाकी women को क्या चाहिए। वो products बनाने में ज़्यादा बेहतर हैं for women as well. आजकल क्या हो रहा है, हम फोर्स कर रहे हैं कि आधी population which is women आदमी की तरह ऑनलाइन बिहेव करे, बिकॉज सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स, सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे आदमी हैं, राइट? तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज जो होना चाहिए, एंड आई थिंक वो धीरे धीरे हो भी रहा है। आजकल ये कॉन्वर्सेशंस आगे आ रही हैं, हम कंफर्टेबल हैं ये चीज़ बोलने के लिए, वी नीड टू इन्वेस्ट इन वुमेन, राइट? आई थिंक सो पर्सनली जो मेरे को लगता है प्रशांत, दैट्स वन थिंग जो आई थिंक चेंज होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो आई थिंक ऑलरेडी हो रही है, द गवर्नमेंट हैज रियली सिंप्लीफाइड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आई थिंक वो हर बार जब बजट लेके आते हैं, वो नए नए तरीके और स्कीम्स लेके आते हैं ताकि जिससे बिजनेस करना बहुत आसान हो जाए। और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स के फेवर में है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, और आई थिंक जो और भी आगे जाके कंटिन्यू होना भी चाहिए। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई थिंक अगले का ये आने वाला डेकेड, आने वाले नेक्स्ट कई डेकेड्स इंडिया को बिलोंग करते हैं, और दुनिया की जो बड़ी बड़ी इनोवेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब वो इंडिया से निकलेंगी। और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। आप अभी लास्ट 2 सालों के आईपीओस को देख लीजिए, राइट? हमारे स्टार्टअप्स अब आईपीओ करने लगे हैं। पहले हम क्या, कौन सोच सकता था कि ये भी होएगा? और जब एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी आईपीओ करती है, तो हमारे जैसे जो आ रहे हैं वो भी सोचते हैं यार हम भी करेंगे आईपीओ, राइट? तो वही मैं जो आपको दिखता है वो बनना चाहते हैं। आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर इंडिया में, एंड मैं आशा करूंगी बहुत ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करें और वो भी सोचे कि मैं अपना नेक्स्ट स्टार्टअप क्या करने वाली हूँ। प्रियंका, आपकी सक्सेस जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, तो आखिरी सवाल कि हमें बताइए कि आप यंग एंटरप्रेन्योर को क्या टिप्स देंगी? जरूर, देखिए, सबसे पहले मेरे को जो लगता है कि आपको वो करना चाहिए जिसके साथ आपका पैशन जुड़ा हुआ हो। बहुत लोग उस चीज में जंप करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको लगता है पैसा बनेगा। तो आई थिंक एक ब्यूटीफुल चीज होती है जहाँ पे पैशन और पैसा दोनों इकट्ठे आ जाएं। उस इंटरसेक्शन पे आपको काम करना चाहिए सबसे पहले, राइट? दूसरा, जब आपको कोई चीज मिल जाती है कि ठीक है यहाँ पे मेरा पैशन है, यहाँ पे प्रॉफिट भी बन सकता है, यहाँ पे पैसा भी बन सकता है, उसके बाद में आपको 2 कदम पीछे लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं इसको मैं दूर से देखूं तो क्या सच में अच्छा बिजनेस है, इसमें स्केल है, इसमें ऑडियंस इतना बड़ा है, क्या मैं उस ऑडियंस को आराम से मैं रीच कर सकती हूँ, क्या मेरे पास तरीके हैं, या उस ऑडियंस को रीच करना बहुत महंगा होएगा। तो एक बार पैशन के साथ आप आइडिया ढूंढें, उसके बाद आप डिस्पैशनेट होके एक बार सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या इसमें जेन्युइनली बड़ा बिजनेस बन सकता है और उसका क्या तरीका है। और मैं बताऊंगी कि अगर आप एक स्प्रेडशीट पे रियलिस्टिकली एक बिजनेस का नहीं बना सकते तो आप जिंदगी में नहीं बना सकते। तो मॉडलिंग करना, वो डेटा ढूंढना, वो प्रोजेक्शंस करना बहुत जरूरी है, और उसको एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट से करना, ये नहीं कि आप ख्याली पुलाव बुलाएं कि हाँ हाँ ऐसे होएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो आई थिंक आप अपना आइडिया ढूंढें, अपने पैशन के साथ उसको अलाइन करें, फिर आप उसको रेटिफाई करें कि क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है, और उसके बाद अगर वो हो सकता है तो उसके बाद फिर आप जाके बिजनेस ढूंढें। और आजकल पैसा अवेलेबल है ताकि आप इतना बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, और हम यही चाहेंगे कि ये सफ़र बेहतर और बेहतरीन बने। आपको हमारी ओर से, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, ये तो थी प्रियंका, और आपने उनसे जाना कि किस तरह से वो उन्होंने एक ब्रांड को बिल्ड किया और उसकी एक दमदार पहचान बनाई, और अब एक और ब्रांड को आगे बढ़ाने जा रही हैं। चलिए, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक और खास मेहमान से आपका परिचय कराएंगे, उनसे खास बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वीके जावेर साहब, जो कि एमडी हैं ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। हमें ज़रा अपने कारोबार के बारे में बताइए। काफ़ी पहले आपने एक ऐसे सेगमेंट को, एक ऐसे क्षेत्र को चुना जिसमें शायद उस वक्त ज़्यादा लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें बताइए ये शुरुआत कहाँ से हुई और अब तक का सफ़र कैसा है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस चैनल में इंटरव्यू करने के लिए। एक्चुअली देखिए ये जो है, हमने ये कंपनी ली थी 1979 में, और क्योंकि ये कंपनी अच्छे से चल नहीं रही थी, तो फिर हम लोग सोचे कि ठीक है, हम लोग लेके ट्राई करेंगे, क्योंकि उस समय में शॉवलेस वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे इस कंपनी के, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि ठीक है, अब शॉवलेस वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमको बेचने के दरकार नहीं है, खाली प्रोडक्शन करके उनको देने का है। तो फिर उस सोच से हमने ये चालू किया, और 79 से लेके करीब 5-6 साल हम लोग शॉवलेस के साथ थे। और फिर शॉवलेस वाले वो भी बड़ी कंपनी थी, और हम लोग भी धीरे धीरे ग्रोथ हम लोग का भी हो रहा था। तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम ये हुआ कि मार्जिन्स को लेके प्रॉब्लम होना चालू हो गया। तो फिर हम लोग शॉवलेस को बोले कि हम लोग भी अपना खुद का मार्केटिंग करना चाहेंगे, नहीं तो मार्जिन्स हमारे मतलब बराबर हमारे लिए बहुत कम है मार्जिन्स। तो पहले हम लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट हम लोग चालू किए माल बेचना, और शॉवलेस वाले भी बेच रहे थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम शॉवलेस वाले, आई थिंक उनका डिवीजन ही वो बंद करना चाहते थे, तो फिर शॉवलेस वाले बंद कर दिए। और फिर हम लोग हमारा खुद डायरेक्ट मार्केटिंग चालू किए। हम लोग चालू किए पहले नॉर्थ से, क्योंकि नॉर्थ में नॉर्मली उस जमाने में पैसा ज़्यादा सेफ होता था, और बाकी जगह में पैसा मतलब क्या है, बैड डेट होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने चालू किया नॉर्थ में, और फिर धीरे 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 फिर हम लोग चालू किए पहले नॉर्थ के बाद साउथ में, और फिर हम लोग गए वेस्ट, और अल्टीमेटली हम लोग गए लास्ट में गए ईस्ट में। तो करीब 2008 या 2006 या 7 में हम लोग पैन इंडिया चले गए, और अब लास्ट 5 साल से हम लोग नॉर्थ ईस्ट भी चले गए। तो नॉर्थ ईस्ट में भी आज हम लोग का काफ़ी अच्छा सेल है, मोर और लेस नंबर 1 स्टेज में ही है नॉर्थ ईस्ट में भी। तो ये जर्नी ऐसे चालू हुई। जावेद साहब, कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल्स दे सकते हैं क्या, कि किस तरह के नंबर्स हैं और कारोबार कैसे आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए एक्चुअली नॉर्मली हम लोग बाकी फाइनेंशियल्स शेयर नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा बॉटम लाइन भी काफ़ी हेल्दी हो रहा है दिन पर दिन, क्योंकि जैविक जो हम लोग जो बेच रहे हैं, जैविक पदार्थ जो बेच रहे हैं, उसमें हम लोग का करीब एवरी ईयर ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ हो रहा है। तो आज के दिन अगर आप कैलकुलेट करके, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम लोगों का टोटल टर्नओवर का करीब 22% ऑर्गेनिक सेल्स है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सेल्स है 22%, बाकी केमिकल सेल्स है। तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ मैं। बिल्कुल। और आपकी बातों से वीके सर एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रवैया है, आशावादी नजरिया है आपका एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसके बारे में अभी भी जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। हमें बताइए, अगर हम इसके फ्यूचर को देखें, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ्यूचर को देखें भारत में, कैसा है ये? नहीं, देखिए बेसिकली जैविक का, मैं मेरे हिसाब से जैविक का बहुत अच्छा फ्यूचर है।
वर्ल्ड ओवर सब जगह लोग चाहते हैं कि जैविक खेती करें। और मतलब यूरोप में तो कई केमिकल्स को बैन कर दिया उन्होंने, और इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि जैविक खेती का बहुत अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अवेयरनेस बहुत कम है फार्मर्स के बीच में। तो इसमें अगर गवर्नमेंट का सहयोग रहे, जैसे कि आजकल तो काफ़ी मोदी जी भी काफ़ी जैविक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कई स्टेट्स धीरे धीरे कन्वर्ट भी हो रहे हैं जैविक खेती की तरफ। जैसे पहले फर्स्ट स्टेट जो था वो था सिक्किम, जो कि पूरा 100% जैविक की तरफ कन्वर्ट हो गया। और अब सुन रहे हैं कि उत्तराखंड भी और हिमाचल प्रदेश भी धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ ही वो लोग मतलब बढ़ रहे हैं, और केमिकल खेती धीरे धीरे बंद कर देंगे। और अगर गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहे, ये केवी केस जो हैं, किसान विकास केंद्र, ये लोग अगर, क्योंकि ये चप्पे चप्पे में है, हर गांव में ये लोग और हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग अवेलेबल हैं। तो अगर ये लोग सहयोग करके अगर फार्मर्स को अगर बताएं जैविक खेती के बारे में क्या एडवांटेजेस हैं, तो बहुत जल्दी ये फैल सकता है कि लोगों के मन में आ सकता है कि जैविक खेती इज बेटर। क्योंकि लोगों को अभी तक ये डर था कि अगर जैविक खेती करेंगे तो उनको लॉस होगा, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई लॉस नहीं है उनका, और कम से कम 15 से 20% उनका ग्रोथ पक्का ईल्ड में बेटर बेटर भी हो सकता है। तो ये हम लोग कई फार्मर्स के साथ हम लोग प्रूव कर दिए हैं, और यही कारण है कि हम लोग का ग्रोथ 20% हो रहा है एवरी ईयर जैविक खेती को लेके। वीके सर, अब मैं थोड़ा कंज्यूमर के काम की बात करता हूं। जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनमें बहुत से लोगों में दिलचस्पी होगी, या बहुत से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे बढ़ें, कैसे संपर्क करें आपसे? नहीं, मैं क्या सोचता हूँ कि अगर वो लोग चाहें, तो अगर वो अगर अगर हमसे संपर्क करें कि भाई उनको जैविक खेती में इंटरेस्ट है, तो हम लोगों के पैन इंडिया में सब जगह हमारी ऑफिस है, और कम से कम 4 से 5 हजार फील्ड असिस्टेंट जो है वो हमारे ऑल इंडिया में अवेलेबल है 24/7। तो अगर कोई जैविक खेती करना चाहता है या उसके बारे में समझना चाहता है, तो वो हमको अप्रोच कर सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने 2 फिल्म बनाई हैं जैविक खेती पर। एक तो है जियो और जीने दो, और एक है जय जवान जय किसान। तो ये जो फिल्म है, तो अगर कोई ये फिल्म देखेगा तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि जैविक खेती की तरफ उसका रुझान बढ़ जाएगा। तो अगर कोई चाहे सीरियसली चाहे करना, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ बहुत किसानों को इंटरेस्ट आ रहा है जैविक खेती को लेके, और वो लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। और हमारे जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पैन इंडिया में हैं, वो लोग भी काफी मतलब इसको प्रमोट कर रहे हैं जैविक खेती को लेके। देखिए सर, इतने सालों के तजुर्बे में हमें ये बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा भूभाग है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा राज्य है जो जैविक खेती को लेकर जहां पर रुझान आपको ज्यादा बेहतर नजर आया? देखिए, एक्चुअली वेस्टर्न जोन, स्पेशली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उधर काफी लोगों को मतलब उत्साह है जैविक पदार्थ यूज करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मैं ये देखा हूँ जहाँ पर भी हमने काम किया, वहाँ पर डेफिनेटली जैविक पदार्थ को लेके काफी ग्रोथ हो रहा है। और जैसे अभी हम लोग साउथ में भी मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली आंध्रा में, कर्नाटका में लोगों का काफी रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। और नॉर्थ में स्पेशली यूपी में, वहां पर भी मतलब लोग मतलब जैविक खेती की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में भी। लेकिन मेरे को लगता है कि पैन इंडिया प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग काफी काम कर रहे हैं पैन इंडिया में, तो धीरे धीरे लोगों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोग चालू किए हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम में भी हम लोग काफी जैविक खेती का प्रचार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वहां पर भी मेरे को लगता है कि जैविक खेती की तरफ लोग काफी रुझान बताएंगे।
बिल्कुल बहुत शुक्रिया करेंगे वीके सर हमसे चर्चा करने के लिए और बहुत सी ऐसी जानकारियां शायद स्क्रीन के कुछ से हिस्से में जो लोग बैठे होंगे जो जैविक खेती के बारे में नहीं जान रहे होंगे कि क्या क्रांतिकारी कदम आप जैसे कंपनियां उठा रही हैं उनको ज़्यादा बेहतर रोशनी मिली होगी। हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।